हेलो फ्रेंड, पिछले लेक्चर में देखे थे होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के बारे में जान चुके थे। फ्रेंड, पिछले जितने क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए वो सब नॉन होमोजीनियस था, यानी कि कांस्टेंट जीरो नहीं था। आज हम बात करेंगे अगर होमोजीनियस इक्वेशन दे देगा तो उसकी सॉल्यूशन कैसे करेंगे क्रैमर्स रूल से। होमोजीनियस सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म जीरो रहेगा। यानी मान लीजिए कोई दे दिया है 2x प्लस 2y प्लस z, मान लीजिए इक्वल टू जीरो। कांस्टेंट टर्म जीरो है, इसका कहने का मतलब क्या है, यह इक्वेशन होमोजीनियस है। और क्या है, मान लीजिए x प्लस वाई प्लस 3z, मान लीजिए कोई भी मान लीजिए जीरो है, 3x प्लस 4y प्लस 2z मान लीजिए जीरो है। ये क्या है, होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस है? देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है, जीरो है, इसलिए यह होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर ऐसा इक्वेशन दे दिया गया आपको और बोले सॉल्यूशन करने के लिए क्रैमर्स रूल से, तो आप कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए इसका डी क्या होगा, पर डेल्टा डी या डेल्टा बोलिए, सब बराबर चलता है। यहाँ पे डेल्टा क्या होगा, वेरिएबल के कोफिशिएंट को लिखते थे डिटरमिनेंट के फॉर्म में, क्या हो जाएगा 2 2 1 हो जाएगा, 1 1 3 हो जाएगा, 3 4 2 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? और डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, देखिए तो डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 है, इसलिए फर्स्ट रो की जगह फर्स्ट कॉलम की जगह क्या लिखेंगे, कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट, 0 0 0 है ना। और क्या इसको सेम उतार देना है, 2 1 4 1 3 2 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये जीरो है, ये फर्स्ट कॉलम का सभी एलिमेंट जीरो है। आपको जब हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे थे तो आपको ये बताए थे कि अगर किसी डिटरमिनेंट में किसी रो या कॉलम का सभी एलिमेंट जीरो हो जाए, क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। याद आ रहा है कुछ? इस यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम का सभी एलिमेंट जीरो है, इसलिए इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा, यानी कि डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसे ही डेल्टा 2 देखिए तो मान लीजिए यहाँ पे ये एलिमेंट लिखाएगा, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे कुछ एलिमेंट लिखाएगा। समझ पा रहे हैं? इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, उसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसी प्रकार डेल्टा 3 भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि अगर होमोजीनियस इक्वेशन दे दिया गया आपको, तो डेल्टा को छोड़ के डेल्टा के बारे में नहीं कह सकते जीरो आएगा या नहीं आएगा, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। लेकिन डेल्टा 1 डेल्टा 2, अगर मान लीजिए 3 वेरिएबल डेल्टा 3, ये हमेशा जीरो होगी। समझ पा रहे हैं? अगर देखिए डेल्टा, मान लीजिए डेल्टा इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू जीरो आ जाए, डेल्टा इक्वल टू जीरो आ, जो सॉल्व अभी नहीं किए हैं, मान रहे हैं अगर इसका वैल्यू जीरो आ गया, सपोज कर इसका वैल्यू जीरो आ गया, तो क्या करेंगे? और इसका वैल्यू अगर जीरो नहीं आया तो क्या करेंगे? देखिए अगर इसका वैल्यू जीरो के बराबर नहीं आया, मान लीजिए डेल्टा इक्वल टू नॉट जीरो, तब क्या करेंगे? तो बताए थे अगर डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो तो उसकी वैल्यू यूनिक होगी। यूनिक करने का मतलब यहाँ पे देखिए यूनिक होगा, और यूनिक के साथ साथ ट्रिवियल भी होगा। मान लीजिए जो x का होगा वही y का वैल्यू होगा और वही z का वैल्यू होगा। अगर डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा तब x का, y का और z का सेम वैल्यू क्या होगा, वो जीरो होगा। समझ पा रहे हैं? अगर डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो x, y और z की वैल्यू सेम आएगी, वो जीरो होगी आएगी, जिसे आप ट्रिवियल सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? अब देखिए, अगर थोड़ा बोर्ड को साफ कर लेते हैं, देखिए कि अगर डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि वेरिएबल के कोफिशिएंट से जो डिटरमिनेंट बनता है उसे डेल्टा से रिप्रेजेंट किए थे, अगर उसका वैल्यू जीरो के बराबर नहीं आता है
तो उसकी वैल्यू यूनिक होगी, ट्रिवियल होगी, वो भी एक्स वाई और जेड की वैल्यू सेम आएगी, वो भी 0 होगी। अगर डेल्टा इक्वल टू 0 आ जाए, डेल्टा इक्वल टू 0 आ जाए, ये तो फिक्स बात है कि डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 0 आएगी हमेशा। ये तो बताया कैसे आएगी। सो अगर ये तो 0 रहने करेगा, उसके साथ साथ अगर डेल्टा भी 0 हो जाए, क्या अगर डेल्टा भी 0 हो जाए तो उसकी सोल्यूशन इन्फिनिटी होगी। ये आपको पिछले लेक्चर में बताए थे कि अगर डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 के साथ साथ डेल्टा भी 0 आ जाए तो क्या होगा, उसकी सोल्यूशन इन्फिनिटी होगी। देखिए इन्फिनिटी होगी, या इसे नॉन ट्रिवियल भी बोल सकते हैं, नॉन ट्रिवियल। समझ पा रहे हैं? ऑप्शन में आपको पूछ दिया जाएगा कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है जो ट्रिवियल है या नॉन ट्रिवियल है, तो आपको देखना होगा। अगर डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वो ट्रिवियल है, अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो नॉन ट्रिवियल है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कोई होमोजीनियस इक्वेशन दे दिया है 4x + 2y + 3z, x + 2y + z इक्वल टू 0 है। क्या है, मान लीजिए 2x + 3y + z दे दिया है 0। होमोजीनियस इक्वेशन है क्योंकि कांस्टेंट टर्म 0 है। अगर इसमें आपको बोल दिया जाए कि बताइए कि ये ट्रिवियल सॉल्यूशन है इसका या नॉन ट्रिवियल है। समझ पा रहे हैं? पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था, होमोजीनियस नहीं था, कांस्टेंट टर्म 0 नहीं था, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का सिस्टम था। उसमें डेल्टा का भी वैल्यू निकालना पड़ता था, डेल्टा 2 का, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सब का वैल्यू निकाल के देखना पड़ता था कि उसकी वैल्यू 0 आती है या नहीं। लेकिन इसमें फिक्स होता है कि डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 की वैल्यू 0 आएगी। निकालना होता है तो सिर्फ डेल्टा। यहाँ पे डेल्टा क्या आ जाएगा, 4 2 3, 1 2 1 2 3 2 हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन कीजिए, क्या हो जाएगा, 4 ले लीजिए पहले, इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, 4 - 3 हो जाएगा, -2 लीजिए, इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, 2 - 2 हो जाएगा, +3 कीजिए, इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, 3 - 4 हो जाएगा। हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 × 1 हो जाएगा, -2 × 0 हो जाएगा, +3 × -1 हो जाएगा। हो जाएगा। डिटर्मिनेंट है ना, इसको हल कर रहे हैं, 3/3 का डिटर्मिनेंट है, उसे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -0 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। देखिए क्या है, 0 के बराबर नहीं है, ये 0 के बराबर 1 है, ये 0 के बराबर नहीं है। और क्या बताए हैं, अगर डेल्टा 0 के बराबर नहीं आएगा तो उसकी वैल्यू यूनिक होगी, यानी कि ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। तो इसलिए इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन पॉसिबल है। अगर यहीं पे डेल्टा के वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जाता, मान लीजिए यहाँ 1 की जगह 0 आ जाता, इसको सॉल्व करते तो उसकी नॉन ट्रिवियल आता। तो यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 के साथ साथ डेल्टा भी 0 आ जाता। तो ऐसे सिचुएशन आने पर कैसे सॉल्व करते थे, जिस सेम प्रोसेस है जो नॉन होमोजीनियस के लिए करते थे वही होमोजीनियस के लिए कर देंगे। किन्हीं दो इक्वेशन में एक वेरिएबल को कांस्टेंट मानेंगे और उसे कांस्टेंट टर्म की जगह लिख देंगे और सॉल्व करके तीसरे वाले इक्वेशन में रख के देखेंगे। सेम प्रोसेस पिछले क्वेश्चन में किए थे, पिछले लेक्चर वाले क्वेश्चन में, वैसे ही नॉन होमोजीनियस में भी करते थे, होमोजीनियस में ऐसे करेंगे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन दे दिया है आपको 2x + 2y + z। मान लीजिए कोई इक्वेशन दे दिया है, इक्वल टू 0 है,
क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन का भी बात कर रहे हैं। अब आगे है दे दिया मान लीजिए 3x प्लस वाई प्लस जेड मान लीजिए दे दिया है 0, और क्या है 4x प्लस लेमडा वाई है, क्या है लेमडा वाई है, अब प्लस मान लीजिए 2z दे दिया है 0 के बराबर। और क्वेश्चन में बोल रहा है ये है ना नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा इसका, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ये क्वेश्चन में बोल रहा है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है इसका, है ना नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। तो बोल रहा है फाइंड लेमडा इक्वल टू 1, बोल रहा है लेमडा इक्वल टू क्या होगा। तो क्या कीजिए, क्या बोल रहा है यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन करने का मतलब क्या है, डेल्टा भी 0 है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी 0 है, तभी तो नॉन ट्रिवियल होगा। अगर डेल्टा 0 नहीं आता तो ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाता। तो यहाँ पे नॉन ट्रिवियल बोल रहा है, इसका कहने का मतलब है डेल्टा 0 है। तो यहाँ पे डेल्टा क्या है, मतलब डेट इज डेल्टा इक्वल टू, यहाँ से सोल्यूशन कर रहे हैं, यहाँ से सोल्यूशन कर रहे हैं डेल्टा इक्वल टू 0, क्योंकि नॉन ट्रिवियल बोल रहा है। अब देखिए डेल्टा क्या आ जाएगा 2 होगा, 2 1 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 4 लेमडा 2 हो जाएगा और 0 के बराबर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि नॉन ट्रिवियल बोल रहा है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 हो जाएगा, इसको छोड़िए क्या जाएगा 2 माइनस लेमडा हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इसको छोड़िए 6 माइनस 4 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसको छोड़िए क्या हो जाएगा 3 लेमडा -4 हो जाएगा। इस डिटरमिनेंट को इस रो के अलोंग एक्सपेंड किए हैं। क्या है ये 0 के बराबर है, 0 के बराबर है, क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 लेमडा हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अब -2 से मल्टीप्लाई कीजिए 4 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 3 लेमडा -4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखिए 4 है कैंसिल हो जाएगा ना। अब क्या यहाँ पे देखिए तो -2 लेमडा और 3 लेमडा के बराबर आ जाएगा। अब -4 है, -4 को इस साइड लीजिए, -4 है, -4 को इस साइड ले जाइएगा, +4 हो जाएगा। यहाँ पे लेमडा की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। कैलकुलेशन सही है ना, देख लीजिएगा कैलकुलेशन सही है कि नहीं देख लीजिएगा। डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई, समझ गए। अगर आपको बोल दिया ये इजी था, डेल्टा की वैल्यू 0 आ गया, ये इजी था क्योंकि बोल दिया था क्वेश्चन में नॉन ट्रिवियल है। नॉन ट्रिवियल करने का मतलब है डेल्टा इक्वल टू 0 है। यहाँ पे नॉन ट्रिवियल बोला गया है। अगर आप क्वेश्चन देने वक्त आप ब्रैकेट में नॉन ट्रिवियल की जगह ये भी लिखा जा सकता है कि नॉन 0 है, जो इसका सॉल्यूशन है ना वो नॉन 0 है। कहने का मतलब क्या है x, y और z की वैल्यू 0 नहीं है। 0 नहीं है कहने का मतलब क्या है ट्रिवियल नहीं है। ट्रिवियल नहीं है इसका कहने का मतलब क्या है नॉन ट्रिवियल है। और नॉन ट्रिवियल कब होगा जब डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 के साथ साथ डेल्टा भी 0 होगा। तो जनरली एग्जाम में ये दिया रहता है कि क्या है वैल्यू इज नॉट 0, नॉन 0 है, वैल्यू है ना नॉन 0 है। नॉन 0 करने का मतलब है नॉन ट्रिवियल है, ट्रिवियल नहीं है। अगर ट्रिवियल बोल दिया जाए तो सभी x, y और z की वैल्यू 0 आ जाएगी, अगर डेल्टा इक्वल टू 0 नहीं होगा तब। समझ पा रहे हैं। आई होप कि आप समझे होंगे कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, इस प्रकार को जनरली जेई में देखा जाता है, नॉन 0 लिखा जाता है और नॉन ट्रिवियल लिखा जाता है। ऐसे आपको नहीं पूछेगा कि इसको सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और लैम्डा का मान निकालिए और इसका सॉल्यूशन है ना वो इन्फिनिटिव है, ये नहीं जनरली बोला जाता है। पूछा जाता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है और नॉन 0 सॉल्यूशन है। समझ पा रहे हैं। नॉन 0 है या नॉन ट्रिवियल हो बात बराबर है, 0 नहीं है। इसका कहने का मतलब 0 नहीं होगा
जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, आगे निकालें, कैसे निकालते थे, किसी एक टर्म को मान लीजिए, एक टर्म को के मान लेते थे और उसको रिप्लेस करते थे, इसको इस साइड ले जाते थे और फिर उसको क्रेमर रूल से हल करते थे। आई होप कि आप समझे होंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है, चलिए हेडिंग दीजिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। देखिए अब डिटर्मिनेंट को कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर दो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है आपको और बोले इसको मल्टीप्लाई करने के लिए तो सेम ऑर्डर का होगा तभी मल्टीप्लाई होगा। वैसे तो आप मल्टीप्लाई अगर डिफरेंट ऑर्डर का होगा तब पर भी कर सकते हैं। तो इससे पहले क्या करना होगा, पहले दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी होगी, उसके बाद जो नंबर आएगा दोनों का उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं, अगर आप चाहते हैं कि डिफरेंट ऑर्डर का अगर डिटर्मिनेंट के रूप में हम मल्टीप्लाई कर दें तो संभव नहीं है, गलत हो जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में मल्टीप्लाई करना होगा तो उसे सेम ऑर्डर का होना जरूरी है। मान लीजिए अगर डेल्टा दे दिया है आपको A1 A2 B1 B2 और डेल्टा 1 दे दिया है आपको अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 दे दिया है। अगर आप चाहे तो उसकी वैल्यू निकाल लीजिए और उसकी वैल्यू निकाल लीजिए और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि दोनों को हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख के मल्टीप्लाई करें तो क्या कीजिए, किसी एक रो या किसी एक कॉलम को आप रो बाय रो कर सकते हैं या रो कॉलम से कर सकते हैं या कॉलम रो से कर सकते हैं या कॉलम कॉलम से कर सकते हैं। आपकी इच्छा हो इसमें से जिस तरह से मल्टीप्लाई करना होगा आप कर सकते हैं। आप इसका भी रो लीजिए उसका भी रो लीजिए, मल्टीप्लाई करिए, इसका कॉलम लीजिए इसका रो लीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, या इसका कॉलम लीजिए दोनों का कॉलम लीजिए मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे देखिए हम इसका रो रहे हैं और उसका भी रो ले रहे हैं, यहाँ भी रो ले रहे हैं और यहाँ भी रो ले रहे हैं, क्या हो जाएगा। हाँ, एक बात याद रखिए, क्रॉसपॉन्डिंग मल्टीप्लाई करना होगा। A1 के साथ अल्फा 1 होगा, A2 के साथ अल्फा 2 होगा, मतलब क्रॉसपॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन होते चला जाएगा, ऐड करते चले जाएंगे। A1 होगा अल्फा 1 होगा, अब प्लस करेंगे अब क्या हो जाएगा A2 अल्फा 2। समझ पा रहे हैं। आप देखिए मान लीजिए इसको लिए हैं मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, तो इसको सभी एलिमेंट से एक बार घुमा लीजिए। ये क्या हो गया, ये मेन हो गया, मेन मैनेजर हो गया, और उसको सभी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या होगा, इससे कर दिए अब इससे कीजिए, क्या हो जाएगा A1 बीटा 1 प्लस A2 बीटा 2। अब चाहे तो इस ये कॉलम बन गया, कॉलम बन रहा है ना, ये कॉलम बन गया। अब चाहे तो इसे यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रो बना सकते हैं। हाँ, अगर आप यहाँ भी लिख दिए तो आप रो बन रहा है, सॉरी कॉलम बन रहा है, अगला भी कॉलम बनाना होगा। क्या होगा, इसको साथ साफ कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर लिया आप सभी से, अब इससे कीजिए, इसको पकड़िए इसको पकड़िए, अब इस सब से मल्टीप्लाई कीजिए। क्या होगा B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2, B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2। इसका मल्टीप्लिकेशन ये होगा। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ लिख दीजिए, रो को कॉलम कर सकते थे और कॉलम को रो कर सकते थे, बस देखने में डिफरेंट लगेगा, लेकिन जो वैल्यू आएगी रो को कॉलम कीजिए या कॉलम को रो कीजिए, वैल्यू सेम आएगी, बस देखने का डिफरेंट रहेगा। अगर मान लीजिए थर्ड ऑर्डर का कोई डिटर्मिनेंट दे दिया है, चलिए चौथा साफ कर लेते हैं। अगर कोई थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दे दिया है, मान लीजिए दे दिया है डेल्टा इक्वल टू A1 A2 A3,
B1 B2 B3, C1 C2 C3, ये 3 ऑर्डर का हो गया। और वैसे ही एक डेल्टा 1 दे दिया है, वो भी 3 ऑर्डर का है। मान लीजिए क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, गामा 1 गामा 2 गामा 3, तीनों 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। अगर आपको इसमें बोल दिया जाए डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए तो क्या कीजिएगा, आप रो बाय कीजिए, रो कॉलम बाय कीजिए, कॉलम बाय कीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। हम चलिए यहाँ पे रो बाय कर रहे हैं, इसको पकड़िए। आप क्या बोल रहे हैं, इसको पकड़ के सभी से मल्टीप्लाई कर देना है कॉरस्पॉन्डिंग। तो मान लीजिए पहले हम इससे कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं, फर्स्ट रो से कर रहे हैं। आप चाहे तो फर्स्ट कॉलम भी ऐसा कर सकते हैं, पहले कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हैं ना, हम फर्स्ट रो के साथ कर रहे हैं। क्या होगा यहाँ पे, A1 होगा अल्फा 1 होगा, ये हो गया 1 वाला काम खत्म, प्लस कीजिए। A2 होगा अल्फा 2 होगा, कॉरस्पॉन्डिंग करते जाना है, फिर प्लस कीजिए। A3 होगा अल्फा 3 होगा। समझ रहे हैं। और क्या होगा, इसे तो कर लिए, अब इसी को पकड़े रहिए, अभी तो इतना ही हुआ है, इसको भी पकड़ने रहिए, अभी तो इतना ही हुआ है। अब इसके साथ कीजिए, बीटा वाले के साथ कीजिए, क्या हो जाएगा। आप चाहे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ भी लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो रो के फॉर्म में लिखा जाएगा, और ऐसे जो मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं तो डिटर्मिनेंट कॉलम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, A1 बीटा 1 हो जाएगा, प्लस A2 बीटा 2 हो जाएगा, प्लस A3 बीटा 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं। और क्या होगा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसी को पकड़ने रहिए, अब इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, A1 गामा 1 प्लस A2 गामा 2 प्लस A3 गामा 3। देखिए अब इस रो से इसके सभी एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसको छोड़ दीजिए, उसको जाने दीजिए, और उसका काम खत्म हो गया। क्या कीजिए, अब इसको पकड़िए, अब इसको पकड़िए, इसको पकड़िए, और फिर वैसे ही इसके सभी एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्या कीजिएगा, B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2 प्लस B3 अल्फा 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं। और क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए, B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 प्लस B3 बीटा 3 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, B1 गामा 1 प्लस B2 गामा 2 प्लस B3 गामा 3। देखिए अब इससे भी सभी एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसको भी छोड़ दीजिए, यहाँ पे रो बाय रो कर रहे हैं, रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं यहाँ पे। आप चाहे तो कॉलम बाय भी कॉलम कर सकते हैं, रो बाय कॉलम भी कर सकते हैं, सिर्फ देखने में डिफरेंट रहेगा, उसकी वैल्यू अंततः सेम आएगी। समझ रहे हैं। अब इससे भी हो गया, अब इसको पकड़िए, अब फिर वैसे ही सबसे मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्या हो जाएगा, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 प्लस C3 अल्फा 3। दिख रहा है, दिख रहा है। C1 बीटा 1 प्लस C2 बीटा 2 प्लस C3 बीटा 3 हो जाएगा। अब क्या है, C1 गामा 1 प्लस C2 गामा 2 प्लस C3 गामा 3 हो जाएगा। अब तो कोई बचा नहीं ना, सभी तीनों रो से मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब तो कोई बचा नहीं। अब देखिए जितना ऑर्डर का ये सब रहेगा, डिटर्मिनेंट रहेगा दोनों, उतना ही ऑर्डर का उसका मल्टीप्लिकेशन करके आएगा। देखिए इसमें कितना रो है, एक कितना रो है, एक रो, दो रो, तीन रो है, सॉरी कॉलम दिखा गया। कितना रो है, एक रो, दो रो,
और 3 रो है ना। और कितना कॉलम है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम है ना। अगर जितना ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया रहेगा उसका मल्टीप्लिकेशन भी उतना ही ऑर्डर का आएगा। समझ गए। अब चलिए कर लेते हैं एलिमेंट की बात। तो इसमें भी कितना एलिमेंट होगा, 1 2 3, 1 2 3 6, 1 2 3, 9 एलिमेंट है। उसमें भी 9 एलिमेंट, 1 2 3 और 3 6 और 3 9, 1 2 3 3 3 6 3 9। जितना एलिमेंट डिटर्मिनेंट में रहेगा उतना ही एलिमेंट इसमें आएगा। ये एलिमेंट एक ठो है, समझ रहे हैं ना। ये एक एलिमेंट है, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 6 एलिमेंट, 7 एलिमेंट, 8 एलिमेंट, 9 एलिमेंट, 9 एलिमेंट है। और 3/3 में 3 का स्क्वायर जितना ऑर्डर का रहेगा उसकी स्क्वायर कर देंगे तो उसकी एलिमेंट की संख्या आ जाती है। आई होप कि आप समझे होंगे कि डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उस पर क्वेश्चन कैसे आती है, और कुछ इम्पोर्टेंट टर्म सब भी है उसे भी जानेंगे। रिजल्ट सब है कुछ इम्पोर्टेंट जो जे में डायरेक्ट दे दिया जाता है कि इसका आगे वाला टर्म क्या होगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।